जब भी भगवान राम की बात होती है तो अक्सर राम राज्य का जिक्र जरूर आता है और आज भी भारत के लोग यही सपना देखते हैं कि हमारे देश में एक बार फिर से राम राज्य आ जाए। लेकिन राम राज्य में आखिर ऐसा क्या है और अगर आज के जमाने में राम राज्य की स्थापना हो जाए तो वो कैसा दिखेगा, हमारे देश में क्या क्या बदलाव आ जाएंगे, आज हम आपको ये बताएंगे। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सवाल भी पूछते हैं कि क्या राम मंदिर बन जाने से देश में राम राज्य आ जाएगा। राम राज्य की आधुनिक अवधारणा को हमने आज 5 हिस्सों में बांटा है। इसके पहले हिस्से में इसकी परिभाषा है, दूसरे हिस्से में राम राज्य में नागरिकों की भूमिका की बात है, तीसरे हिस्से में हम आपको बताएंगे राम राज्य में पर्यावरण कैसा होगा, चौथे हिस्से में इसके प्रशासन की और पांचवें हिस्से में हम नेतृत्व यानी लीडरशिप की बात करेंगे। इसलिए सबसे पहले राम राज्य की परिभाषा को समझिए। राम राज्य एक ऐसी राज्य व्यवस्था का नाम है जहां हर व्यक्ति धर्म का पालन करता है। धर्म का पालन, यहां धर्म का अर्थ पूजा पद्धति से नहीं है बल्कि कर्म से है। जो व्यक्ति अपने कर्म को पूरी निष्ठा के साथ पूरा करता है वही सच में धार्मिक व्यक्ति होता है। इसके अलावा राम राज्य ऐसी कल्पना है जहां हर व्यक्ति पूरा जीवन आनंद के साथ बिताता है। राम राज्य के लोगों को रोग और बीमारियां परेशान नहीं करती और किसी को भी दीनहीन स्थिति में वहां रहना नहीं पड़ता। और इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि राम राज्य में रहने वाले लोग चरित्रवान होते हैं और वो अपने चरित्र को कभी दूषित नहीं होने देते। लेकिन राम राज्य में रहने वाले लोगों का यानी नागरिकों का व्यवहार कैसा होना चाहिए, यह भी आपको जानना आज चाहिए। राम राज्य में सभी नागरिक सद्भाव के साथ आपस में मिलजुल कर रहते हैं और दूसरों की धार्मिक आस्थाओं का सम्मान करते हैं और सभी लोग धर्म के 4 सिद्धांतों का पालन अवश्य करते हैं। और ये 4 सिद्धांत हैं सत्य, शुद्धता, दया और दान। कोई अपने सपने में भी पाप करने के बारे में सोच नहीं सकता। राम राज्य में कोई भी व्यक्ति खाली नहीं बैठता, बिना काम के नहीं बैठता, यानी इसमें आलस्य के लिए कोई जगह नहीं है और सभी को पुरुषार्थ करना होता है और इसमें महिलाओं की भी पूरी भागीदारी होती है हर काम में। हर व्यक्ति उदार होता है और दूसरों को हमेशा धन्यवाद देता है। राम राज्य में सभी के पास ज्ञान होता है और जो लोग परम ज्ञानी होते हैं उनका पूरा सम्मान किया जाता है समाज में। राम राज्य में पर्यावरण की बात करें तो पर्यावरण हरा भरा होता है। आज की तरह प्रकृति का शोषण और दोहन नहीं किया जाता। पशु पक्षियों को पूरा सम्मान मिलता है, पूरा स्थान मिलता है और वो बिना किसी डर के विचरण कर पाते हैं। पेड़ों और गाय जैसे पशुओं का विशेष ख्याल रखा जाता है क्योंकि इनसे जो चीजें हमें मिलती हैं वो न सिर्फ हमारी भूख मिटाने के काम आती हैं बल्कि वो हमें स्वस्थ भी बनाती हैं। और इसीलिए राम राज्य में लोग बीमारियों से परेशान नहीं होते। आज के दौर में कोरोना वायरस जैसे खतरे इसलिए हर दिन बड़े होते जा रहे हैं क्योंकि इंसान ने प्रकृति और जीवों का सम्मान करना छोड़ दिया है। राम राज्य में पर्वतों का भी सम्मान होता है क्योंकि इनसे हमें खनिज पदार्थ मिलते हैं। राम राज्य में समुद्र का जल स्तर कभी सीमा से ज्यादा नहीं बढ़ता, जबकि आज ग्लोबल वार्मिंग की वजह से हर वर्ष समुद्रों का जल स्तर बढ़ने लगता है क्योंकि ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। वर्ष 1993 से लेकर अब तक दुनिया भर के समुद्रों का जल स्तर 2.6 इंच तक बढ़ चुका है और इससे प्राकृतिक आपदाओं का खतरा बढ़ गया है। यानी राम राज्य में ग्लोबल वार्मिंग का हल भी छिपा हुआ है। राम राज्य में नदियां और घाट साफ सुथरे होते हैं और नदियों का पानी सीधे पीने लायक होता है। श्री राम के समय में सरयू नदी के किनारे कई घाट बने थे और यहाँ बहुत हरियाली हुआ करती थी जहाँ साधु संत बैठकर ध्यान लगाते थे। आज मन को शांति देने के लिए आपको अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर, हजारों किलोमीटर दूर शायद किसी पहाड़ पर जाना पड़ता है, हिल स्टेशन पर जाना पड़ता है क्योंकि हमारे आसपास का पर्यावरण इस लायक रहा ही नहीं कि कोई व्यक्ति शांति से वहां बैठकर ध्यान भी कर पाए। राम राज्य में लीडरशिप यानी नेतृत्व की भी बहुत अहम भूमिका होती है। राम राज्य का नेता अपने नागरिकों की राय सुनता है, नागरिक क्या कहना चाहते हैं उसका पूरा सम्मान करता है और कोई भी फैसला लेने से पहले लोगों से सलाह जरूर करता है। राम राज्य के नेता को राजनीति की नैतिकता का पालन करना होता है और वो हमेशा अपने गुरु, अपने पिता और माता पिता के सुझावों को सम्मान देता है। राम राज्य के नेता को अपने हर नागरिक का ख्याल रखना होता है और जनता की भलाई के लिए निस्वार्थ भाव से काम करना होता है। उस पर वोट लेने का दबाव नहीं होता, उस पर चुनाव का कोई दबाव नहीं होता। राम के आदर्शों पर चलने वाला नेता खुद अपनी जनता के लिए आदर्श बन जाता है। राम राज्य स्थापित करने वाला नेता
अपने मंत्रियों का चुनाव भी बहुत सोच समझकर और ध्यान से करता है। यहां हम गवर्नेंस की बात कर रहे हैं और इसके लिए नेता फैसला लेने में सक्षम, ज्ञानी, मजबूत इच्छा शक्ति और ऐसे नेताओं को चुनते हैं जो खुद भावुक होते हैं। ऐसा इसलिए ताकि मंत्री जनता के दुख दर्द को अपना दुख दर्द समझकर फैसले ले सकें। राम राज्य की अवधारणा कहती है कि राज्य के नेता को लंबी चौड़ी संख्या में ऐसे मंत्री रखने से परहेज करना चाहिए जिन्हें अपने काम काज की समझ नहीं होती, यानी कैबिनेट का आकार छोटा रखना चाहिए और अच्छे लोगों को अपने मंत्रिमंडल में रखना चाहिए, उदार लोगों को रखना चाहिए, कॉम्पिटेंट लोगों को रखना चाहिए। ऐसे हजार लोगों से अच्छा वो एक मंत्री होता है जो अपने काम को अच्छी तरह से जानता है, निभाता है और जरूरत पड़ने पर राजा को भी संकट से बाहर निकालने में सक्षम होता है। राम राज्य में श्रमिकों का पूरा ध्यान रखा जाता है, उनकी तनख्वाहें कभी देर से नहीं दी जाती और उनकी सेवा के लिए हमेशा उनका सम्मान किया जाता है। श्री राम कहते थे, अगर श्रमिकों को उनका मेहनताना देरी से मिलता है या ये समय के साथ बढ़ता नहीं है तो इसमें कटौती कर दी या इसमें कटौती कर दी जाती है तो श्रमिकों को राजा के प्रति क्रोधित होने का पूरा अधिकार है। देखिए कितनी बड़ी बात है ये। श्रमिकों का हक मारना पूरे राज्य को नुकसान पहुंचाने जैसा है। आपने देखा होगा हमारे देश की वामपंथी पार्टियां अक्सर मजदूरों के हितों की लड़ाई लड़ने की बात कहती हैं, ऐसे दावे करती हैं और कहती हैं कि देश के संसाधनों पर पहला हक मजदूरों का और श्रमिक का है। यही बात वामपंथ का मुख्य सिद्धांत है, लेकिन हमारे देश की ये पार्टियां कभी मजदूरों का उनका हक दिला नहीं पाई, जबकि राम राज्य में ये काम हजारों वर्ष पहले से हो रहा था और वो भी बिना किसी राजनीति के। यहां तक कि राजनीति क्या होनी चाहिए, राजनीति के मायने ही अब इस कलयुग में आकर बदल चुके हैं। अब वोट पाने को ही राजनीति माना जाता है। राम राज्य में राजा को वित्तीय प्रबंधन पर विशेष ध्यान देना चाहिए और हमेशा यह प्रयास करना चाहिए कि राज्य की कमाई ज्यादा रहे और खर्च कम हो, ताकि यह पैसा जरूरतमंदों तक पहुंचाया जा सके, जनता के लिए अच्छी योजनाएं शुरू की जा सके। अब आप देश के वर्तमान राजनीतिक स्थिति को देखकर और राम राज्य की अवधारणा की तुलना मौजूदा सरकार की नीतियों से करके ये अंदाजा खुद लगा सकते हैं कि भारत राम राज्य के कितना पास या कितना दूर खड़ा हुआ है। राम राज्य में क्या होना चाहिए, राम राज्य की परिभाषा क्या है, ये आज हम आपको बता रहे हैं। राम राज्य की अवधारणा को समझने के बाद अब ये समझिए कि राम मंदिर का निर्माण भारत के वर्तमान और भविष्य को कैसे प्रभावित करेगा और क्या ये मंदिर राम राज्य का सबसे बड़ा प्रतीक चिन्ह बन जाएगा। आजकल आपने देखा होगा हमारे देश में कई तरह के डिस्कशंस, डिबेट्स चल रहे हैं। बहुत सारे लोग अलग अलग तरह की बातें कहते हैं। एक तरफ वो लोग हैं जो राम मंदिर बनने से बहुत प्रसन्न हैं, जो ये सोचते हैं कि ये बहुत बड़ा काम हुआ है, इस देश ने 500 साल इंतजार किया है इस दिन का। दूसरी तरफ वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि राम मंदिर से बनने से क्या हो जाएगा। ये वो लोग हैं जो ये कहते हैं कि अगर मंदिर बन भी गया तो शायद हम अपने जीवन काल में कभी जाएंगे भी नहीं। कितने लोग इस देश में ऐसे हैं जो वाकई राम मंदिर जाएंगे और दर्शन करेंगे? इन लोगों का तर्क ये है। तीसरे लोग वो हैं जो राम मंदिर के बनने से डरे हुए हैं और वो समझते हैं कि राम मंदिर अगर बन गया तो ये देश हिंदू राष्ट्र बन जाएगा और इसमें बाकी के वर्गों के लिए, बाकी के धर्मों के लिए कोई जगह नहीं बचेगी। ऐसे लोग भी हैं। और ऐसे लोग भी हैं जो ये कहते हैं कि ठीक है राम मंदिर बन गया, लेकिन राम मंदिर बनने से देश को क्या मिलेगा। आज आपके हर सवाल का हम जवाब देंगे। राम मंदिर बनने से देश को क्या मिलेगा। ये सिर्फ एक मंदिर नहीं है, उससे भी कहीं ज्यादा बड़ी बात है। कल हमने एक डायग्राम के जरिए आपको बताया था कि अतीत से कैसे श्री राम हमारी आस्था और हमारी संस्कृति के केंद्र में रहे हैं शुरुआत से ही। आज भी देश के अलग अलग हिस्सों में लोग एक दूसरे से मिलने पर राम राम या जय राम जी की कहते हैं। हमारे यहाँ जीवन से लेकर मृत्यु तक हमेशा राम का नाम लिया जाता है और राम मंदिर इसी परंपरा का सबसे बड़ा परिचायक बन जाएगा। भविष्य की बात करें तो राम मंदिर भारत के लिए सबसे बड़ी सॉफ्ट पावर बनेगा और इसका प्रभाव दक्षिण एशियाई देशों के साथ भारत के संबंधों पर भी पड़ेगा, क्योंकि दक्षिण एशिया के ज्यादातर देश राम और उनके जीवन से प्रभावित हैं और इनमें जो देश शामिल हैं उन्हें दुनिया की अर्थव्यवस्था का इंजन कहा जाता है। श्री राम और उनका मंदिर इस इंजन को वो ऊर्जा प्रदान कर सकता है जिसके दम पर भारत समेत दक्षिण एशिया के सभी देशों की अर्थव्यवस्थाएं अपने स्वर्णिम दौर में पहुंच जाएंगी। श्री राम का संबंध आर्थिक रूप से शक्तिशाली देश दक्षिण कोरिया से भी है। 13वीं शताब्दी में अयोध्या की एक राजकुमारी का विवाह दक्षिण कोरिया के किम सुरो से हुआ था, यानी दक्षिण कोरिया के राजा अयोध्या के दामाद थे।
वर्ष 2018 में अयोध्या में जब दिवाली मनाई गई थी तो दक्षिण कोरिया के वर्तमान राष्ट्रपति की पत्नी इस कार्यक्रम में हिस्सा लेने अयोध्या पहुंची थी और वो यही कारण था। आज ही भारत में दक्षिण कोरिया के राजदूत ने अयोध्या और दक्षिण कोरिया के इन ऐतिहासिक संबंधों को बहुत महत्वपूर्ण बताया है। दक्षिण कोरिया भारत का एक मजबूत व्यापारिक साझेदार बन सकता है और इसमें भारत की यह सॉफ्ट पावर बहुत काम आएगी और श्री राम दोनों देशों के बीच एक सेतु की तरह काम कर सकते हैं। पूरी दुनिया के अलग अलग देशों में 3.5 करोड़ से ज्यादा एनआरआईज यानी नॉन रेजिडेंट इंडियंस रहते हैं। राम मंदिर इनके लिए भी श्रद्धा का प्रतीक है और ये सभी लोग इस बात से आज बहुत प्रसन्न होंगे कि आखिरकार भारत में राम मंदिर का निर्माण हो रहा है। इसके अलावा इससे भारत के पर्यटन उद्योग को फायदा मिलेगा। एक अनुमान के मुताबिक अभी हर साल 1 करोड़ पर्यटक भारत आते हैं और राम मंदिर बन जाने के बाद इनकी संख्या कहीं ज्यादा बढ़ जाएगी। इसके अलावा जिस राम राज्य का जिक्र हमने आपसे किया वो दुनिया के दूसरे देशों के लिए भी एक आदर्श प्रशासनिक व्यवस्था है और ये देश भी राम राज्य के मॉडल को अपना सकते हैं और भारत इसमें दुनिया का नेतृत्व कर सकता है। आधुनिक भारत के इतिहास में राम राज्य शब्द का जिक्र सबसे ज्यादा महात्मा गांधी ने किया था और वो मानते थे कि 20वीं सदी में लोगों की समस्याओं का उद्धार सिर्फ राम राज्य के जरिए ही हो सकता है। महात्मा गांधी कहते थे कि राम राज्य से उनका मतलब हिंदू राज्य नहीं है बल्कि ऐसा राज्य है जिसे ईश्वर के सिद्धांतों पर चलाया जाए और इसमें सभी धर्मों की अच्छी बातों को शामिल किया जाए। महात्मा गांधी ने वर्ष 1929 में साप्ताहिक अखबार यंग इंडिया में लिखा था कि उनकी कल्पना के राम कभी हुए या नहीं ये उन्हें नहीं पता, लेकिन वो इतना जरूर जानते हैं कि राम राज्य की प्राचीन अवधारणा ही लोकतंत्र की सच्ची अवधारणा है जिसमें गरीब से गरीब व्यक्ति को आसानी से न्याय मिलता है। महात्मा गांधी के अनुसार राम राज्य एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें राजा और रंक दोनों को बराबरी के अधिकार हासिल है। वर्ष 1921 में अयोध्या के सरयू घाट पर एक भाषण देते हुए महात्मा गांधी ने कहा था कि सिर्फ अपनी सुरक्षा और फायदे के लिए ईश्वर की प्रार्थना करना सच्ची प्रार्थना, सच्ची भक्ति नहीं है। सच्ची प्रार्थना वो है जिसमें दूसरे की सुरक्षा का भाव छिपा हो। उन्होंने कहा था कि राम और सीता का प्रेम देखकर हमें प्रेम को सच्चे अर्थ में समझना चाहिए। महात्मा गांधी श्री राम को सांप्रदायिक सौहार्द का सबसे बड़ा प्रतीक मानते थे, लेकिन वो ये भी कहते थे कि भारत के लोगों को राम का जीवन अपने जीवन में उतारना चाहिए। लेकिन अफसोस की बात यह है कि जिन महात्मा गांधी ने श्री राम को भारत में सांप्रदायिक सौहार्द का प्रतीक बनाया, उन्हीं महात्मा गांधी पर अपना कॉपीराइट समझने वाली कुछ राजनीतिक पार्टियों ने कभी भी राम के अस्तित्व को स्वीकारा ही नहीं और इस पर राजनीति करते रहे।